हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानिस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू किया था, मौर्य साम्राज्य, जिसकी हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। उन 2 क्लासों में हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के राजाओं शासकों का राजनीतिक जीवन। उस राजनीतिक जीवन में हमने कौन कौन से शासक पढ़े थे। हमने पढ़ा था भाई पहले चंद्रगुप्त मौर्य। वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो घटनाएं हुई थी भाई, जो अर्थशास्त्र थे, उनके गुरु थे, अर्थशास्त्र द्वारा जो लिखी गई थी भाई चाणक्य जी ने, उनके मुंह में क्या सप्तांग के बारे में बताया गया था। उनके टैक्स कैसे कितना लेते, 1/6 भाग लेते हैं। और उसके बाद उस समय पर युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर का, वो चीज़ें पढ़ ली थी हमने। उसके बाद हमने पढ़ा भाई अशोक का बेटा बिंदुसार। बिंदुसार में हमें पढ़ा भाई बिंदुसार का भाई विदेशों के साथ कैसा संबंध था, भाई मिस्र के शासक जो था, मिस्र के शासक के साथ कैसा संबंध था। और भाई इस तरह से हमने बिंदुसार को भी कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो बिंदुसार के समय पर तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। 2 विद्रोह को सुसीम ने दबा पाया था, अशोक ने दबाया था, वो भी हम पढ़ लिया था, अच्छी तरह से कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई अशोक। अशोक में हमने पढ़ा था भाई अशोक का राजनीतिक जीवन, भाई अशोक की शुरुआत कैसे हुई, इनके मतलब कि भाई अशोक ने कैसे एक महान सम्राट के रूप में हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे कलिंग की विजय के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म का गुरु उनका उपगुप्त बना, कैसे भाई एक महान शासक ने अपना मन में भाई अहिंसा को त्याग दिया। मतलब कि अहिंसा को त्यागने के बाद भी किसी शासक की हिम्मत नहीं हुई जो कि अशोक के साम्राज्य पर हमला कर दे। ये हमने पढ़ लिया था भाई, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो जल्दी शुरू करनी है। आज का जो चैप्टर, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ज़्यादा नहीं, कोशिश तो ऐसे करूँगा कि मैं भाई जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन भाई आज पढ़ेंगे हम सामाजिक जीवन और व्यापारिक स्थिति भी पढ़ेंगे, और जो भाई अभिलेख ले गए थे अशोक के जो मुख्य महत्वपूर्ण जिनसे पता चलता हमें, उनको पढ़ेंगे आज हम। क्या पढ़ा जब हमने चैप्टर की शुरुआत की, तो चैप्टर की शुरुआत में क्या पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य के भाई ऐसी चीजें भाई जिससे पता चलता है इतिहास में कि मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। वो स्रोत कौन कौन से, उन स्रोतों में हमने महत्वपूर्ण स्रोत पढ़ा भाई अर्थशास्त्र की इंडिका, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य जी द्वारा लिखी गई थी, और मैगस्थनीज की इंडिका। जो मैगस्थनीज की इंडिका तो पढ़ ली हमने भाई। मैगस्थनीज की इंडिका में क्या पढ़ा हमने, पीछे पढ़ा था भाई चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर कि मैगस्थनीज ने 1/4 भाग कर के रूप में वर्ण किया था। और उन्होंने क्या वर्ण किया था कि भारतवर्ष में क्या अकाल नहीं पड़ता, और यहाँ पर कोई भूखा नहीं मरता, और यहाँ पर भाई जो लेखन, यहाँ के लोग लेखन कला को नहीं जानते, वो अपने इंडिका में वर्ण करता है। और 7 जातियों का वर्ण करता है, 7 वर्ण व्यवस्था का वर्ण करता है, वो भी हमने पढ़ लिया था। ये थी इंडिका के द्वारा जो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, जो हमारे चाणक्य जी है, जिनके गुरु भाई चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरु हैं, जो उनके अर्थशास्त्र को हमने पढ़ा था, जिसमें 180 प्रकरण थे भाई। 180 प्रकरण थे, 180 प्रकरण 150 प्रकरण भाई राजनीतिक व्यवस्था के थे भाई। किसने खोजा था, राजा राम शास्त्री जी ने खोजा था। समझ रहे हो बात? कहने का मतलब कि हमने जो स्रोत थे वो साथ साथ में पढ़ते गए। लेकिन मैंने क्या कर दिया कि राजनीतिक जीवन पूरा कराने के बाद अशोक के अभिलेख, जो कि आज पढ़ेंगे, क्या है, तीसरा भाई स्रोत है हमारा अशोक के अभिलेख। पहला प्रश्न भाई, अभिलेख होता क्या है? प्रश्न तो यही उठेगा। देखो अभिलेख, ये अभिलेख 3 प्रकार से पाए गए। स्तंभ अभिलेख, स्तंभ मतलब स्तंभ होता है भी ऐसे मतलब आम भाषा में बोले तो खड़ी प्रकार के आकृति में खड़ा हो, मतलब कि एक है बेलनाकार में हो, एक तरह जैसे छड़ी होती है, जैसे स्तंभ होता है। समझ रहे हो बात? स्तंभ तो पता होगा आपको, खंबा कह देते हैं आम भाषा में। समझ रहे हो बात? ये स्तंभ हो गया। एक होता है शिलालेख, जो पत्थरों पर होता है वही शिलालेख। एक होता है एक सिंपल अभिलेख। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ये क्यों बता रहा हूं, जो अशोक के अभिलेख है, नहीं, अशोक के अभिलेखों से हमें पता चलता है कि भाई मौर्य साम्राज्य कैसा था, कब से कहां तक शासन किया, इन अभिलेखों से भी हमें पता चलता है। ये है भाई अशोक के अभिलेख। अभी थोड़ा कुछ समय पहले थोड़ा इसकी डीप गहराई से पढ़ लिए हम भाई। अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की? स्टीफन थैलर ने। सबसे पहले अभिलेख किसने खोजा? स्टीफन थैलर जी ने। भी कौन सा अभिलेख खोजा? दिल्ली मेरठ अभिलेख। क्या कहा मैंने? स्टीफन थैलर जी
इतिहासकार है, इन्होंने दिल्ली मेरठ अभिलेख पहले खोजा गया। अब आप बात कर रहे हो भाई ये नाम तो कुछ दिल्ली मेरठ नाम कैसे हो गया। देखो इसके पास क्या है, जब ये पहले मेरठ अभिलेख में खोजा गया था, मेरठ में खोजा गया था, लेकिन क्या हुआ जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत को जो मध्यकालीन भारत का ये चैप्टर दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 तक है भी, उसमें क्या पढ़ेंगे कि फिरोज तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक को, जो फिरोज तुगलक है नहीं, इसने क्या किया, ये मेरठ से ये अभिलेख मेरठ से दिल्ली मंगवा लिया। समझ रहे हो बात, इसीलिए इसका नाम रखा गया दिल्ली मेरठ अभिलेख। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया हो। भाई किसने खोजा, स्टीफन थैलर जी ने। दूसरा अभिलेख खोज तो दिया, लेकिन पढ़ा किसने, भाई पढ़ा किसने, जेम्स प्रिसेप्स ने। जेम्स प्रिसेप्स ने, अभी ये मार्कर साइड में नहीं, किसने खोजा भाई, जेम्स प्रिसेप्स ने। कब खोजा, 1837 का वर्ण मिलता है, इसका वर्ण नहीं मिलता भाई, 1837 ईस्वी में इसको खोजा गया। कौन सा अभिलेख, सॉरी खोजा नहीं, पढ़ा गया। कौन सा अभिलेख, दिल्ली टोपरा का अभिलेख। क्या कहा मैंने कि अशोक का पहला अभिलेख खोजा किसने, स्टीफन थैलर जी ने। कौन सा अभिलेख खोजा, दिल्ली मेरठ। क्यों कहा जाता है, जो फिरोज शाह तुगलक है वो दिल्ली के शासक थे, दिल्ली सल्तनत के 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे हम। समझ रहे हो बात, जो गुलाम वंश से लेकर हम पढ़ेंगे भी, जब आखिरी शासक होता है 1526 में बाबर हराता है, बाबर भारत में आक्रमण करता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए दिल्ली मेरठ अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक, इसने इनका नाम इसलिए रखा गया, इन्होंने जो मेरठ अभिलेख मिला था वो दिल्ली ने मंगा लिया था। इसी तरह से टोपरा जो कि हमारे हरियाणा में स्थित है, भाई टोपरा है नहीं, टोपरा यमुनानगर में जो दिल्ली था, दिल्ली मंगा लिया दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी भाई इस ऊपर डाक इसमें 1837 में। अच्छा अब बात आती है कि जो भाई अशोक के अभिलेख है वो ज्यादातर किस भाषा में है। देखो 3 भाषाओं का वर्ण मिलता है, क्या कहा मैंने, 3 भाषाओं का वर्ण मिलता है। 3 भाषाएं कौन कौन सी भाई, हमें पहली भाषा का वर्ण मिलता है कि भाई अराइमेक, सॉरी लिपि, अराइमेक। दूसरी खरोष्टी, ये लिपि है, भाषा को लिखने का ढंग मतलब खरोष्टी। तीसरी है ब्राही लिपि, ये लिपि है भाई। इसमें एक ही अभिलेख था जो कि अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ, हमें कहां से प्राप्त हुआ, अफगानिस्तान से। और ये अभिलेख हमें शाहजगढ़ी, ये कहां पर है भाई, ये पेशावर पाकिस्तान में स्थित है आज के समय पर। और एक है मानसहेरी, ये 2 अभिलेख है जो कि खरोष्टी अभिलेख में है। कहां पर मिला, ये भी पाकिस्तान में मिला है। समझ में आया बात, ये 2 अभिलेख खरोष्टी लिपि में। और जो शेष अभिलेख मिले हैं हमें, शेष अभिलेख जो बचे हुए अभिलेख कौन सी लिपि में मिले हैं, ब्राही लिपि में। किस लिपि में मिले हैं, ब्राही लिपि में। और भाषा कौन सी थी, लिपि तो यह थी, भाषा थी इनकी प्राकृत। कौन सी भाषा में लिखा गया भाई, प्राकृत भाषा में। सारे अभिलेख किस भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में। 3 लिपियों का प्रयोग करा गया, अराइमेक और दूसरी खरोष्टी, तीसरी ब्राही लिपि। भाई ब्राही अभिलेख, अराइमेक में कहां से पाया गया एक अभिलेख, अफगानिस्तान से। खरोष्टी में शाहबाजगढ़ी और मानसहेरी। और जो शेष के अभिलेख है ब्राही अभिलेख से मिलता है हमें। ये है हमारे अभिलेखों की बेसिक स्ट्रक्चर। समझ रहे हो बात, क्या है ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा भाई एक अशोक के अभिलेख से एक अन्य अभिलेख प्राप्त होता है हमें, वो अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो मैं ये अभिलेख करवाने लग रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ये एक अभिलेख का वर्ण मिलता है हमें, जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अभी भाई। इसे कहां पर है, गिरनार जगह पर जूनागढ़। ये है तो किसमें भाई, गुजरात में। गुजरात में अभी लिखता हूं मैं, उसमें पर गुजरात को क्या कहा जा करता, सौराष्ट्र। जूनागढ़ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख भी कह देते हैं इनको।
समझ रहे हो बात, प्रॉपर जगह का नाम है गिरनार। तो इसमें इसने किसने खुदवाया भाई, इसका वर्ण हमें 150 ईसा पूर्व का मिलता है इस अभिलेख का खुदवाने का। ठीक है, किसने भाई, किसने खुदवाया, रुद्रदामन ने। भाई रुद्रदामन कौन है, जब हम उत्तर मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे नहीं भाई, कुषाण वंश पढ़ेंगे कुषाण वंश पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे रुद्रदामन को। समझ में आई बात। रुद्रदामन जी को खुदवाते हैं इस अभिलेख को। इस अभिलेख में वर्ण क्या मिलता है, एक झील का वर्ण मिलता है, सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील के निर्माण का वर्ण मिलता है। भाई मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा एग्जाम। समझ लो बात। सॉरी इसके लिए सॉरी। तो इनमें नहीं 4 शासकों का वर्ण मिला। देखो क्या होता था, हम राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे अभिलेखों के बाद मौर्योत्तर काल में। क्या होता था, जो भाई हमारे सबसे प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था कौन सी होती थी, केंद्र, उसके बाद प्रांत होते थे। तो ये प्रांत था, ये जूनागढ़ मतलब कि सौराष्ट्र प्रांत था, और यहाँ का मुखिया कौन होता था, इनका राज्यपाल होता है। समझ लो, पहले राज्यपाल होता था। तो इसी तरह से 4 शासक, और 4 शासकों के अंडर में आने वाले 4 राज्यपाल, उनका वर्ण मिलता है। उन्होंने क्या किया, सुदर्शन झील का निर्माण कार्य करवाया। किसी ने बांध बनवाया, किसी ने शुरुआत भाई सुदर्शन झील बनवाई। उन 4 शासकों का वर्ण अभी देखेंगे। समझ में आई बात। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। भाई देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं अभी, यहां पर पहला है वही हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी। चंद्रगुप्त मौर्य जी शासक थे। ये क्या थे भाई, शासक। लेकिन सौराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे, पुण्यगुप्त। जो सौराष्ट्र बताया मैंने, जहां से अभिलेख मिला, वहां के कौन थे भाई, पुण्यगुप्त। कौन थे, पुण्यगुप्त। भाई इन्होंने क्या करवाया है, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया पहली बार। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। उसके बाद आते दूसरे शासक का वर्ण मिलता हमें भाई, अशोक महान। अशोक। किन्होंने इसके समय पर राज्यपाल कौन थे भाई, तुषासप। भाई इन्होंने क्या बनवाया था, इस नदी पर, इस झील पर या इस नदी पर क्या बनवाया, बांध निर्माण करवाए थे, बांध का निर्माण। तीसरा शासक हमारा रुद्रदमन या रुद्रदमन भी कह देते हैं इनको। भाई राज्यपाल कौन था, सूथी शाखा। भाई इसमें क्या करवाया, इस झील का पुनर्निर्माण, इस झील का पुनर्निर्माण। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि भाई ये देखो, मैं अभी लिख दूं, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अच्छी तरह से। कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, अगर पढ़ेंगे तो एक वीडियो फालतू बन जाएगी, लेकिन हम क्लियर करके पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात। पुनर्निर्माण करवाया इन्होंने इस झील को। उसके बाद भाई आखिरी अंतिम शासक का भाई शकंदगुप्त का वर्ण मिलता है। भाई राज्यपाल कौन होता है, चक्रपालत। देखो आपको लुसेंट में भी नहीं मिलेगा ये। इस झील का पुनर्निर्माण करवाने के बाद इस बांध का मतलब वहां पर सफाई सुफाई करवाता, वहां की जो भाई जहां पर चक्रपालत करता नहीं, उसे इस बांध का पुनर्निर्मित करता है। समझ रहे हैं, समझ में आई बात। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या करता है भाई, इस झील को पुनर्निर्माणित करता है, पुनर्निर्माण, इस बांध बूंद को बनाता है। ठीक है भाई, आशा करता हूं ये भी बांध बनवाता भाई, इस बांध को निर्मित करता है। देखो क्या पढ़ाया मैंने कि एक अभिलेख पढ़ाया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट,
ये अभिलेख कौन सा भाई, जूनागढ़ का अभिलेख। देखो आप लोग सोच रहे हो मैं बार बार साइड में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये फ़ोन है नहीं, जो ये फ़ोन में क्या होता है, मेरे साथ कई बार हुआ है जब मैं इस साइड जाता हूँ, इसलिए जाता हूँ देखने की वीडियो ऑन है कि ना है। नहीं तो मेरे साथ एक बार कई बार हुआ है कि मैं जाता हूँ और मैं बोलता रहता हूँ, अपनी क्लास लेता रहता हूँ और देखता हूँ तो आखिर में जाके तो वीडियो बंद हो पाती है। तो इसके लिए मेरा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं वहाँ पर जाकर देखता रहता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है, रुकी तो नहीं है। समझ रहे हो बात। तो आप मतलब कुछ मतलब इफेक्ट तो नहीं है उससे, समझ में आई बात। भाई हमारा पहला अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख पढ़ा हमने। ये कब खुदवाया भाई 150 ईसा पूर्व में, किसने, रुद्रदामन ने, भाई कुषाण वंश का शासक है ये। तो उसके बाद इसमें क्या वर्ण मिलता है भाई, सुदर्शन झील का निर्माण के बारे में मिलता है। इसमें 4 शासकों का वर्ण मिलता है और 4 राज्यपालों का वर्ण मिलता है। पहला शासक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य है भाई। इसका राज्यपाल कौन, पुण्यगुप्त। भाई सुदर्शन झील का पहली बार निर्माण करवाता है। अशोक इस झील का, भाई इसका राज्यपाल कौन है, तुषासप, भाई इस झील का पुनर्निर्माण करवाता है। ठीक है। रुद्रदामन सूतिसा का राज्यपाल है, भाई इस झील का बांध बनवाता है। ठीक है। स्कंदगुप्त इस राज्यपाल चक्रपालत इस झील को पुनर्निर्माणित करता है। समझ में आई बात, इस झील का जो बांध है नहीं उसको। आशा करता हूं आप सभी को यह अभिलेख समझ में आ गया होगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख जो कि एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। क्या पढ़ा हमने, जूनागढ़ का अभिलेख पढ़ा भाई हमने पढ़ा भाई अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख पढ़ने के बाद हमने अभिलेख पढ़ लिया जूनागढ़ का अभिलेख, जिसमें हमें वर्ण मिला था। हमने पढ़ा था कुछ समय पहले कि अशोक के अभिलेख थे 3 प्रकार के थे। समझ में, स्तंभ अभिलेख, समझ रहे हो बात, और दीर्घ अभिलेख, सॉरी शिलालेख, जिसमें भाई हम पढ़ते हैं दीर्घ लेख। जो शिलालेख होता है पत्थरों पर बने होते हैं उन पे लिखा होता है। समझ रहे हो बात। जो शिलालेख भी 2 भागों में बटा हुआ था। शिलालेख भी क्या होता है, 2 भागों में बटा हुआ था। दीर्घ शिलालेख जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बड़े बड़े लेख होते थे ये दीर्घ शिलालेख, और लघु शिलालेख। ये शिलालेख पढ़ रहे हैं, अभिलेख भी पढ़ेंगे। स्तंभ लेख तो आपको पता ही है, आपको तो कहीं पता ही है। समझ लो जो मतलब कि दीर्घ शिलालेख होता था यह 14 लेखों का समूह होता था। क्या कहा मैंने, 14 लेखों का समूह होता था। ये जो हम पढ़ रहे हैं 14 लेखों का एक समूह बनता था, समूह होता था। क्या कहा मैंने भाई, जो नाम से पता चल रहा है आपको भाई। अशोक के अभिलेखों में हमने पढ़ा कि जो लघु शिलालेख थे उनको भी पढ़ेंगे। ये जो लघु दीर्घ शिलालेख था इसमें कुछ नहीं था, बस 14 लेखों के एक शिलालेख बना देते थे उसको। समझ रहे हो बात। अब पढ़ेंगे हम लघु शिलालेख। भाई 8 स्थानों से प्राप्त हुआ था, जो अभी अभी बताया मैंने कि भाई ज्यादातर भाई गोली जोगढ़ वे कहां से प्राप्त हुए, उड़ीसा से। साहेबाज गढ़ी ये भी पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। जो हमारा अभी मैंने बताया था उन अभिलेखों में हमने भाई मानसहेरी वो भी पाकिस्तान से है। कौन सा है, मानसहेरी, वो भी क्या है, पाकिस्तान से हमने पढ़ा था। मानसहेरी ये भी क्या है, पाकिस्तान से। एराकुंडी आंध्र प्रदेश से। भाई ये जगह ये इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, आपको ज्यादा नहीं करवाऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये अभिलेख आपको पता होना चाहिए। ये है लघु शिलालेख जो कि कहां से प्राप्त हुए हैं हमें भाई। वैसे तो हमने एक पढ़ भी लिया बिल्कुल एक्सप्लेन करके, गिरनार का अभिलेख जो कि गुजरात में है, अभी बताया था मैंने आपको, इसी में आता वो भी गिरनार का, जो कि कहां पर है, गुजरात में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। धौली उड़ीसा, जोगढ़ उड़ीसा, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मानसहेरी वो भी पाकिस्तान, पेशावर ये पेशावर में है। ठीक है। और एराकुंडी आंध्र प्रदेश में, गिरनार गुजरात में। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को पढ़ेंगे, और गहराई में तो बहुत कुछ आप पढ़ोगे तो समझ में आई बात। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट अभिलेख। समझ में आई बात।
क्या था, जो दीर्घ 14 लेख बताए मैंने, 14 लेखों में से कुछ इंपोर्टेंट देख ले भाई। 14 अभिलेखों में से मैंने दीर्घ लेख पढ़ाए, आपको पढ़ाए कि ना पढ़ाए? 14 लेखों में से पढ़ ले पहला लेख। पहले लेख में, प्रथम लेख में क्या होता है कि भाई प्रथम अभिलेख में कहता है पशु हत्या पर निषेध है भाई। समझ रहे हो बात? कहने का मतलब भाई कोई भी दमम का प्रचार करते समय कह रहा है ये। मैंने पढ़ा दमम क्या है, भाई संस्कृत भाषा में धर्म का हिंदी रूपांतरण है दमम। समझ में आया दमम क्या है? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा दमम क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, दूसरे लेख में जो चोल चेर पांडे हम पढ़ेंगे, ये दक्षिण के राज्य हैं। ये क्या है? दक्षिण के राज्य हैं। चोल चेर पांडे का ताम्रपणी राज्य का उल्लेख, मतलब कि चोल चेर पांडे के राज्य क्षेत्र का उल्लेख भी मिलता है इस अभिलेख में। दूसरे लेख में 14 शिलालेख में से है, 14 लेख का नहीं है। इसमें से इंपोर्टेंट कौन सा है? दीर्घ शिलालेख में 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख जो इंपोर्टेंट वो पढ़ेंगे भाई। यो क्यों इंपोर्टेंट है? यो इसलिए इंपोर्टेंट है भाई, इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है हमें? कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये वही कलिंग है जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, जब उसके मन में पहली बार शंका पैदा होती है युद्ध के प्रति। तो फिर वो क्या होता है, तंग आकर, मैंने आपको घटनाएं बताई थी भी, तंग आकर अपने भाई मतलब कि बेचैनी शुरू हो जाती है। वो अपने राज्य दरबार में बैठा होता है, तो एक भिक्षु को देखता है, वो भिक्षु को बुलाता, भाई तू कौन है भाई, तू इतना खुश है, इतना कुछ ना होने के बाद भी। तो वो अपना नाम निग्रोध बताता है। निग्रोध कौन था भाई? सुसीम का लड़का। समझ रहे हो बात? जो बौद्ध भिक्षु था, उनसे प्रेरणा लेकर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है। किससे? उपगुप्त से। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या कहा मैंने कि भाई इन इस अभिलेख से इतनी मारो काट मचती है, 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति मर जाते हैं, 1,50,000 घायल होते हैं, इतनी मान काट होती है कि ये अपने हृदय को परिवर्तन कर लेते हैं। फिर वचन देते हैं कि मैं कभी भी शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। समझ रहे बात? मतलब कि हथियार का हाथ नहीं लगाऊंगा। वो अपने राज्य में पशु हत्या पर भी ही निषेध लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है। समझ में आएगा? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं वही करवा रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कुछ भी कर दूं। और स्तंभ लेख में से आपको एक तो पढ़ा होगा, स्तंभ लेख में से हमने पढ़ा है एक सांची का स्तंभ लेख और एक सारनाथ का स्तंभ लेख। क्या कहा? कौन सा पढ़ा हमने? सांची का स्तंभ लेख और सारनाथ का स्तंभ लेख। ये हमने इंपोर्टेंट है भाई, इनको हम पढ़ लेंगे। वो पूछा नहीं जाता तो हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। अब पढ़ेंगे हम राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था नहीं, राजनीतिक संस्था है। राजनीतिक व्यवस्था तो पढ़ ली भाई, कौन से ने, किस शासक ने कौन सा कब तक शासन किया राज्य पर। हम पढ़ेंगे हम क्या? राजनीतिक व्यवस्था। समझ में आई बात? तो अभी शुरुआत करते थे। देखो, राजनीतिक संस्था की व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? देखिए, राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत होती है केंद्र से। केंद्र से। केंद्र का मुखिया कौन होता है भाई? मुखिया होता है राजा। उसके बाद आते हैं भाई प्रांत। अभी लिख दूंगा, प्रांतीय प्रशासन। अभी समझिए, यहां पर मैं जो अंडरलाइन करूंगा नहीं वो मुखिया की होगी। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आएगा। मुखिया का मतलब है कि भाई केंद्र के बाद प्रांत आता, वहां का शासक होता था भाई कुमार। कुमार का मतलब भाई राजा का पुत्र। जैसे भाई बिंदुसार के शासन काल में था उज्जैन का राज्यपाल या कुमार कौन था? अशोक। भाई जो सुसीम होता है वो तक्षशिला का होता है। तक्षशिला में विद्रोह होने के बाद सुसीम उसमें असफल हो जाता है। फिर भाई क्या होता है? अशोक को बुलाया जाता है। वो तक्षशिला में दोनों विद्रोह को, एक अमात्यों के द्वारा एक जनता के द्वारा, उनको दबा देता। ये हमने पढ़ लिया बिल्कुल अच्छी तरह से। प्रांतीय प्रशासन में मुखिया भाई कुमार होता शासक। उसके बाद आता है भाई मंडल।
मंडल का शासक कौन सा होता है? प्रदेष्टा। ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं? ये देखो अभी लिखा नहीं मैंने, इसका मतलब ये मुखिया है, ये समझिए आप। ये बार बार बता रहा हूं, इसलिए मुखिया क्यों लिख रहा है मैं आपको बता दिया। मैं यहाँ पर मुखिया लिखूंगा, ये अंडरलाइन में, समझ में आई बात? क्या लिखूंगा? ये मुखिया लिखूंगा मैं, ठीक है, समझ रहे हो बात? कभी यहाँ पर भाई पूछो ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है भाई विष। ये विष तो हमने भाई जनपद काल में ही पढ़ा था, वैदिक काल में ही पढ़ा था। विष का विषपति, इसका मुखिया तो ये था। इसके बाद वही एक संस्था आ जाती थी भाई, संस्थाओं की एक प्रणाली आ जाती थी, समझ रहे हो बात? देखिए उसका नाम था स्थानीय। स्थानीय में क्या होता था? इसमें 800 गांवों का, गांव मतलब ग्रामों का समूह होता था। अभी समझाता हूं, एक मिनट। भाई क्या कहा मैंने? 20 के नीचे संस्थाएं आ जाती थी भाई। संस्थाओं में क्या आ जाती थी कि 800 गांव, जो 800 गांव है नी, उनका समूह मिलके एक स्थानीय संस्था बनती थी। क्या बनती थी? एक स्थानीय संस्था बनती थी। फिर इसके नीचे आते थे खावेटिक। क्या आती थी? खावेटिक। खावेटिक इसमें वही 200 ग्रामों का समूह, सॉरी देखो सबसे छोटी इकाई आ जाती है उसकी भाई संग्रहण, सॉरी संग्रहण तो भूल गए हम। संग्रहण भी का तो भी तो वर्ण है। संग्रहण होता है भाई 10 ग्रामों का समूह। इसके बाद सबसे छोटी इकाई यहां पर लिख रहा हूं मैं। सबसे छोटी इकाई होती थी कौन? सबसे छोटी इकाई होती थी भाई हमारे ग्राम। ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामपति या ग्रामीणी, जो हमने पीछे पढ़ी थी वही थी सेम। ये हमारी है राजनीतिक संस्थाएं, ये है इनके मुखिया, ठीक है। क्या बताया मैंने? अभी आपको एक डिटेल दे दूं। क्या होता था? एक राज दरबार होता था, ठीक है। क्या होता था? राज दरबार। राज दरबार में भाई हेड कौन होता था? आपको पता ही है, राजा। राजा के क्या होते थे? 500 मंत्री, मंत्रियों की बैठक थी एक। और इसके मुखिया कौन थे? इसके मुखिया अभी शासक के हिसाब से बता दूं। पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। अभी लिख दूं मैं यहां पर, सीएम से समझ जाओगे आप। सीएम का मतलब है सीते चंद्रगुप्त, एम से मौर्य। चंद्रगुप्त का शासक कौन है भाई? चाणक्य जी। या एक मिनट, कौटिल्य लिख दूं आपको, क्योंकि चाणक्य हर बार लिखता हूं नहीं, ठीक है। कौटिल्य जी। इसके बाद इसके बेटे कौन बनते हैं? बिंदुसार का भाई ये क्या लिख रहा हूं? महामंत्री लिख रहा हूं। ये 500 मंत्रियों की बैठक के हेड होते थे। इनके सबसे ऊंचा पद होता था मंत्रियों में। कौटिल्य के बाद आता है हमारा खल्लाटक। और तीसरा जो मुख्य हमारा अशोक महान, वो कौन उनके कहा थे? राधागुप्त। ये हमारे महामंत्री हैं, जो तीनों शासक है। अशोक के बाद भी होते हैं, हमने पढ़ा था भाई को, कुछ कुणाल, दशरथ, संप्राप्ति, बृहद्रथ, ये अयोग्य शासक थे। ये क्या थे? अयोग्य शासक थे। इसके बाद क्या हो गया था? साम्राज्य में विघटन होने लगा था। अभी पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था भी पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक। ये समझ लो आप, समझ में आई? ये है हमारी राजनीतिक संस्था उस समय की, जब हमारे किसका शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान। जो इतना बड़ा साम्राज्य था कि अब बंगाल की खाड़ी से लेकर अफगानिस्तान, इराक, ईरान तक फैला दिया था, मध्य एशिया तक फैला दिया था। इतना साम्राज्य था, समझ में आई? और अशोक ने तो क्या किया? अशोक ने तो अपने बेटे, जो दमन प्रचार के लिए अपने बेटे, जो मैंने बताया था आपको, महेंद्र और संघमित्रा, अपनी बेटी को, दोनों भाई बहन को भेज दिया था श्रीलंका में। जो तीसरे वहां के शासक थे श्रीलंका के, भाई दमन का प्रचार करके आओ। मैं आपको बता चुका हूं ये बातें बार बार भाई। अच्छी तरह से आपको देखना है तो पिछली वीडियो देखिए, समझ में आई बात। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा राजनीतिक व्यवस्था।
भाई किस तरह से राजनीतिक। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी यहीं पे बता दूं, जो वहां के जो देखो क्या बताता हूं मैं अभी, भाई जो गुप्तचर थे नहीं, गुप्तचर को क्या कहते थे वहां पर, गुड़ पुरुष, गुड़ पुरुष। और इंडिका में, सॉरी वो हम बाद में पढ़ लेंगे, वो सामाजिक व्यवस्था में पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ में आया बात। और राजा के 7 अंग हम पढ़ चुके हैं, समझ में आया बात, राजनीतिक में आता हूं वो भी, राजा के 7 अंग हम पढ़ चुके हैं। अर्थव्यवस्था में पहली वीडियो देखना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें देख लेना, अर्थशास्त्र को बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, जो ना तो आपकी लूसेंट में मिलेगी ना ही अन्य आपकी एनसीईआरटी में मिलेगी, इस बात की गारंटी देता हूं। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और जो हम टैक्स लेते थे किसी भूमि पर, उसे क्या कहते थे भाई, जो भूमि पर लेते थे उसे सीता कहते थे, भूमि कर को क्या कहते थे, सीता, समझ में आई बात। और यही सीता कूट रेखा कहलाती थी ऋग्वैदिक काल में, समझ रहे हो बात। और यहाँ की भाई आज के समय रुपए है, यहाँ पर क्या कहते थे, पण, वहां की एजेंसी सॉरी करेंसी क्या थी, पण 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 पण, समझ में आई बात, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो भाई अभी पढ़ेंगे हम सामाजिक व्यवस्था। देखो सामाजिक व्यवस्था क्या थी, वहां का समाज कैसा था। पहले तो मैं अब कुछ किताबों का जिक्र करता हूं आपके सामने, क्योंकि उससे थोड़ी बहुत झलक मिलती है हमें समाज की। एक तो है हमारी जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में 4 वर्णों का, समाज में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। भाई कौन कौन से आपको पता ही है शायद, ब्रह्मा, अक्षत्रिय, शूद्र और 4th वैश्य। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नहीं, इसमें शूद्रों को नीचा व वैश्यों को नीचा नहीं माना जाता, नीचा नहीं माना जाता। देखो क्यों भाई, क्यों कैसे पता चला हमें भाई, अर्थशास्त्र से पता चलता है, किसी और से नहीं पता चलता, जो अर्थशास्त्र लिखे हैं नहीं उसी के अनुसार पता चलता। और चाणक्य जी तो कह देते हैं कि भाई शूद्रों और वैश्यों को क्या है, सेना में जाने का हक है, सेना में जा सकते हैं, इन्हें कोई रोक टोक नहीं है, समझ में आई बात। आशा करता हूं सेना का देखो 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, इतनी बड़ी सेना, इतनी विशाल सेना थी उनकी, समझ रहे हो बात। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ जाएगा। सेना से प्रश्न नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आपको बता दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा भाई, सेना में जा सकते थे, ये हो गया। और भाई स्त्रियों की स्थिति क्या थी, स्त्रियों की स्थिति जो स्मृतियों, 1 मिनट अभी बता दूंगा स्मृति क्या होता है। भाई ऐसा समय था, कुछ समय पे क्या था, जनपद काल और महाजनपद काल में क्या था, 2 स्मृतियों को ज्यादा भाई व्यवहार में लाया गया समाज में। भाई 2 स्मृति में से एक स्मृति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई भाई ऋग्वैदिक काल के बाद, कौन सी, जो हमारी मनुस्मृति है। मनुस्मृति में कई बार आलोचना मिलती है स्त्रियों की भी और शूद्रों की भी और वैश्यों की भी। वैश्यों की सबसे ज्यादा मिलती है, और वैश्यों में जो स्त्रियां आती थी उनके तो और ज्यादा बुरी व्यवस्था बनती है, समझ में। अभी बताता हूं, स्मृतियों से मौर्य काल में स्त्रियों की व्यवस्था अच्छी मानी जाती है। देखो सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरा, नियोग प्रथा
का वर्ण भी मिलता। अभी बताता हूँ नियोग प्रथा क्या है, कोई दोस्त नया जुड़ा हो तो। मैंने आपको दोनों स्मृतियां वैदिक काल में पढ़ाई थी। ये नहीं, ये कैसी प्रथा थी नियोग प्रथा, जब किसी महिला और पुरुष का विवाह हो जाता था और विवाह के उपरांत 4-5 साल बाद उनका कोई पुत्र नहीं होता था या कोई भी संतान पैदा नहीं होती थी, तो भाई याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य जी ऋषि ने भाई इस स्मृति में क्या लिखा कि भाई वो महिला अपने पति के भाई, जो सगा भाई है, उससे संबंध बना सकती है केवल पुत्र प्राप्ति के लिए। ये थी सॉरी इसके लिए, ये थी नियोग प्रथा। क्या थी ये? नियोग प्रथा। अच्छा आपको ये बता दूं, लेकिन भाई स्त्रियों को स्वतंत्रता कम थी। क्या थी? स्त्रियों को बाहर जाने की स्वतंत्रता कम थी। समझ में आई बात? और शिक्षा के रूप में क्या वर्ण मिलता है भाई? शिक्षा के रूप में हमें 2-3 संस्थाएं ज्यादा मिलती है। एक तो तक्षशिला, आपको पता ही है भाई, तक्षशिला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था शिक्षा के लिए। दूसरा उज्जैन, ये 2 संस्थाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी शिक्षा के क्षेत्र में। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। ये लगभग हमारी हो चुकी है क्या? सामाजिक व्यवस्था। ये क्या हो चुकी है? हमारी सामाजिक व्यवस्था। अच्छा जी, इसके बाद क्या मिलता है हमें? हमारे देश में उस समय पर मौर्य काल में कौन आते हैं? एक रफ कर रहा हूं, रफ कर दिया मैंने। कौन आते हैं भाई? मेगास्थनीज, जो कि अपनी पुस्तक इंडिका में 7 वर्णों का उल्लेख मिलते हैं। 7 वर्णों का उल्लेख मिलते हैं। देखो इन्होंने नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया कि भाई कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर है और कौन सा वर्ण द्वितीय स्थान पर है। मतलब कि इन्होंने वर्ण नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए भाई? इसका मतलब कि इनके जो इंडिका वृत्तांत है उस वृत्तांत से अनुमान लगाया गया है। और इन्होंने, मैंने आपको बता ही दिया था भाई, ऐसा कौन सा वृत्तांत है जिनमें हमें पता चलता है कि भाई इन्होंने कहा था कि भारत में ना तो कोई अकाल प्रथा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जहां भी देखा है वहां पर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं था इनके अनुसार। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आए। ना ही ये किसका वर्ण करते हैं, ना ही एक और अन्य चीजों का वर्णन करते हैं। हाँ भाई, ये कहते हैं भाई भारत के लोगों को लेखन कला का विकास नहीं है। मतलब लेखन कला नहीं आती है भारतीयों को। समझ रहे हो बात? भारतीयों को क्या नहीं आती? लेखन कला नहीं आती। समझ रहे हो बात? तो इससे क्या पता चलता है? इन्होंने भाई कलाएं देखी ही नहीं, तक्षशिला में तो शायद गए ही नहीं। तक्षशिला का जो उनका लाइब्रेरी कहते हैं हम आज के समय पर, वो तो देखिए ही नहीं। 7 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट भाई, इन्होंने नहीं 1/4 का वर्ण किया था भाई, कर के रूप में लिया जाता, सॉरी कर के रूप में लिया जाता। और भाई 7 वर्ण कौन कौन से थे? पहला पढ़ो हम भाई, दार्शनिक। दूसरा योद्धा। देखो समझो, अभी 1 मिनट है, मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने 7 वर्णों का उल्लेख मिला। किसान का मतलब कृषक है, निरीक्षण, अहीर, समझ रहे हो, निरीक्षक, अहीर, और 6th हमारा पार्षद। समझ भाई, एक हमारा शासक रह गया। अब एक हमारा क्या रह गया भाई? शासक, योद्धा, सेनापति। ये हमारे वर्ण थे। समझ में? योद्धा तो लिख दिया नहीं, ये हमारा एक शासक रह गया 7वां। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को एक समझ में आ गया होगा। क्या कहा मैंने? इन 7 वर्णों का 7 वर्ण होंगे नहीं, ये रह गया भाई 7 वर्णों का प्रयोग किया गया भाई। 7 वर्ण कौन कौन से? दार्शनिक, योद्धा, किसान, किसान मतलब कृषक, उस समय पर कृषक कहते थे, ठीक है। निरीक्षक, निरीक्षण होता है जांच पड़ताल करने वाला, ठीक है। अहीर, पार्षद, पार्षद होते हैं मतलब संस्थाओं के हेड, जो संस्थाएं चेक करते हैं। शिकारी, शिकारी तो पता है आपको, योद्धा ही पता है। दार्शनिक भाई आपको पता है, दार्शनिक धर्म से रिलेटेड होता है, मतलब जो भाई खोज करता है किसी चीजों का, खोज का अंदर भाई किताबों का अध्ययन करता है, वो ज्यादातर जो भाई मतलब ज्ञानी वर्ग होता है, ऐसी समझिए। समझ में आएगी बात? आशा करता हूँ आप सभी को सामाजिक व्यवस्था भी समझ में आएगी। इंडिका में वर्ण करता है। और भाई इसके बाद हम बढ़ते हैं, इनके अंत का क्या कारण था।
मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, देखिए भाई पतन के क्या कारण है। पहला है भाई, अभी बता दूं भाई, साम्राज्य का विस्तार होना। पहला तो यही बनता भाई, अयोग्य शासन, अयोग्य शासकों का होना। देखो मैंने क्या बताया भाई, हम ज्यादातर मौर्य साम्राज्य में 3 शासकों को पढ़ते। क्या कहा मैंने भाई, ज्यादातर हम 3 शासकों को पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। उसके बाद भी तो है, कुणाल है, दशरथ है, संप्राप्ति है, बृहद्रथ है, ये भी तो शासक है, 4-5 शासक। इनको क्यों नहीं पढ़ते, इसीलिए नहीं पढ़ते, इन्होंने ऐसे कोई कार्य किए नहीं है, अपने आप में अयोग्य शासन थे। और इन्हीं अयोग्य के कारण क्या हुआ, दूसरे शासकों ने इन पे हमला करना शुरू कर दिया। और जो विशाल साम्राज्य था नहीं, जो इराक ईरान से फैला हुआ, कहाँ तक था, हमारे भाई बंगाल की खाड़ी तक, भाई नीचे से हमारे जो दक्षिणापथ था वहाँ से तक था। तो भाई क्या कहा गया कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य संभालने मतलब कि इनको इतना बड़ा साम्राज्य था कि इतना बड़ा साम्राज्य ये संभाल नहीं पाए। कुणाल हो गया, दशरथ हो गया, संप्राप्ति हो गया, बृहद्रथ हो गया, ये 4 शासक, समझ रहे हो बात, अयोग्य शासक थे, ये योग्य नहीं थे। दूसरा भाई पुष्यमित्र शुंग का आक्रमण, पुष्यमित्र शुंग का आक्रमण, अभी बताता हूं मैं भाई। ये ब्राह्मण था, ये क्या था, ब्राह्मण, समझ रहे हो बात, क्या था ये पुष्यमित्र शुंग? कौन था भाई पुष्यमित्र शुंग? जो हमारे मौर्य वंश का अंतिम शासक है नहीं, बृहद्रथ, उसका सेनापति था, ये जाति से ब्राह्मण था। तो ये क्या करता है, ये बृहद्रथ पर हमला कर देता, विद्रोह कर देता, विद्रोह करके बृहद्रथ को मार देता और शुंग वंश की स्थापना करता। जो मैंने बताया था आपको अशोक को दूसरी वीडियो में, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें से हमारा प्रमुख के सांची का स्तूप पढ़ाया था। इनको नष्ट करने का निर्णय लिया था, इन्होंने कसम उठाई थी पुष्यमित्र शुंग जी ने, समझ रहे हो बात। इसीलिए इन्हें भाई बौद्ध धर्म में एक शत्रु माना जाता है इनको। ये थे भाई इनके कारण। तीसरा था भाई साम्राज्य की विशालता होना, साम्राज्य की विशालता भाई, साम्राज्य इतना बड़ा विशाल था, साम्राज्य की विशालता भाई, साम्राज्य की बड़ी विशालता भाई, साम्राज्य इतना बड़ा था कि किसी भी एक अयोग्य शासक के लिए उसको चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके साम्राज्य के अंदर ही उनके राज्यपाल, जो जगह जगह उनके राज्यपाल होते थे शासकों के, वहां पर क्या होने लगे, विद्रोह होने लगे, जिनको दबाने में असफल हुए। भाई बिंदुसार के समय भी तो हुए थे, लेकिन अशोक ने वहां पर दबा दिए। लेकिन इतने अयोग्य शासक थे कि वो साम्राज्य की इतनी बड़ी विशालता थी कि एक जगह वहां पर दबाने जाते तो दूसरी जगह पर वो जीत जाते दूसरे, इतनी बड़ी साम्राज्य थे। समझ रहे हो बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये थे भाई इनके पतन का कारण, समझ में आया बात। ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। आशा करता हूं आप सभी को ये चैप्टर भाई, जो हमारा अगला पढ़ेंगे हम मौर्योत्तर काल, पुष्यमित्र शुंग या ब्राह्मण वंश की स्थापना, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आशा करता हूं आप सभी को अब तक वीडियो पसंद आ रही होगी। भाई हमारा जो बैच है वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में भाई कैसा चल रहा है। एक बार क्लास लेके देखिए अच्छी तरह से, पूरी तरह से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ छोड़ रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट और मैं करवा नहीं रहा हूँ, समझ में आए? मतलब कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमारे सेशन में पढ़ाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आया हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।